रूस की सीमा पर कुछ बहुत बड़ा जमीन से बाहर आ रहा है। कंक्रीट की पिरामिडों की कतारें जितनी दूर तक नजर जाती है जमीन में गड़ी हुई है। इतनी गहरी खाइयां कि पूरा टैंक उसमें समा सकता है। बारूदी सुरंगों के इलाके, जंगल में छुपे हुए सेंसर, ये सब 700 किलोमीटर तक फैला है, 3 देशों को पार करते हुए। यह शीत युद्ध के बाद यूरोप की सबसे बड़ी रक्षा परियोजना है। कोई भी चीज यूं ही शौक में नहीं बनाता। कोई भी अपनी ही सीमा पर 700 किलोमीटर कंक्रीट यूं ही नहीं दबाता जब तक कि उसे दूसरी तरफ से आने वाले खतरे का बहुत डर न हो। अब सवाल उठता है, किसका इंतजार कर रहे हैं? क्योंकि यहीं पर चीजें अजीब हो जाती हैं। 4 साल से रूस यूक्रेन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सफल नहीं हो पाया। 4 साल। तो मुझे एक बात समझाओ, तो फिर अभी क्यों लातविया, एस्टोनिया और लिथुआनिया, ये तीनों बाल्टिक देश जो रूस के पास हैं, ऐसे जल्दी जल्दी खाई क्यों खोद रहे हैं जैसे दुश्मन का टैंक कल सुबह ही आ जाएगा? और वे ऐसा क्या देख रहे हैं जो हम नहीं देख पा रहे? इस सवाल का जवाब दरअसल रूस किस तरह का खतरा बन गया है इसके बारे में बहुत कुछ बताता है। और जब आप समझेंगे कि इस सीमा पर वास्तव में क्या हो रहा है, तो आप इस कंक्रीट की दीवार को बिल्कुल अलग नजरिए से देखेंगे। आइए शुरू करते हैं इस युद्ध की असली स्थिति पर सीधे नजर डालकर। क्योंकि रूस ने जो बनने का वादा किया था और जो वो बन गया है, उसमें बहुत बड़ा फर्क है। जब रूसी टैंक 2022 में यूक्रेन की सीमा पार कर गए थे, तो योजना कुछ ही दिनों में राजधानी कीव पर कब्जा करने की थी। ये सब बहुत जल्दी होना था, ये आसान होना था। ये दुनिया को ग्रह की दूसरी सबसे बड़ी सेना की ताकत दिखाने के लिए था। 4 साल बाद ये सेना फंसी हुई है। यूक्रेन ने मोर्चा संभाला और इस साल अपनी जमीन वापस लेनी शुरू की। साल की शुरुआत में पहली बार 2023 के बाद यूक्रेनियों ने एक पूरे महीने में जितनी जमीन खोई, उससे ज्यादा जमीन वापस हासिल की। रूस हर दिन करीब 1000 सैनिक खो रहा है। हाँ, आपने सही सुना, हर दिन 1000 सैनिक। और रूस के पास इतने कम बख्तरबंद वाहन बचे हैं कि मॉस्को में विक्ट्री परेड, जो खास तौर पर अपनी सैन्य ताकत दिखाने के लिए होती है, इस साल लगभग बिना किसी टैंक के ही निकली। जिस सेना ने हफ्ते में यूक्रेन जीतने का दावा किया था, उसके लिए ये बहुत कुछ कहता है। अब ये तस्वीर याद रखो, क्योंकि यहीं पर लगभग हर कोई आसान निष्कर्ष निकाल लेता है। अधिकांश लोग सोचते हैं, अरे अगर रूस यूक्रेन में मुश्किल से आगे बढ़ पा रहा है, तो अब वह असली खतरा नहीं बन सकता। और यहीं पर असली गलती होती है। क्या फंसी सेना हार मानती है? हाँ, हो सकता है कि सेना हार मान ले, लेकिन जो शासन सब कुछ युद्ध पर दांव लगाता है, वह नहीं। सोचिए उस स्थिति के बारे में जिसमें व्लादिमीर पुतिन फंस गए हैं। उन्होंने इस युद्ध को अपनी सरकार के अस्तित्व का कारण बना दिया है। उन्होंने पूरी अर्थव्यवस्था इसी पर केंद्रित कर दी है। उन्होंने सैकड़ों हजारों पुरुषों को भेजा मौत के मुंह में। ऐसी स्थिति में एक नेता अपने देशवासियों से बस इतना नहीं कह सकता, देखो दोस्तों, सब कुछ व्यर्थ था, मुझे लगा कि रुक जाना ही बेहतर है। उसके लिए रुकना जारी रखने से ज्यादा खतरनाक है। तो अगर सामने का दरवाजा बंद है, अगर जबरदस्ती घुसना अब काम नहीं करता, तो क्या बचता है? पीछे का दरवाजा बचता है। यही चीजें और खतरनाक हो जाती हैं, क्योंकि कोने में घिरा दुश्मन कम खतरनाक नहीं, बल्कि और अप्रत्याशित हो जाता है। सच ये है कि जिसके पास खोने को बहुत कुछ है, वह 2 बार सोचता है। लेकिन जब दुश्मन को लगता है कि वह सब कुछ हार रहा है, तो वह ऐसे काम करता है जो पहले करने की हिम्मत नहीं करता था। रूस जिस मुश्किल में फंस गया है, उसने खतरे को खत्म नहीं किया है, उसने खतरे का रूप बदल दिया है। अब टैंक की जगह कुछ ऐसा है जिसे देखना बहुत मुश्किल है और उससे लड़ना बहुत मुश्किल है। जानते हो असल में ये पिछला दरवाजा क्या है? ठीक है, मैं तुम्हें एक सच्ची घटना सुनाता हूँ। बाल्टिक सागर की गहराई में
क्रिसमस की पूर्व संध्या पर एक पुराना तेल टैंकर जिसका असली मालिक अज्ञात था, बाल्टिक सागर पार कर रहा था। समुद्र की गहराई में एक बिजली की केबल फिनलैंड को एस्टोनिया से जोड़ रही थी और जब वो जहाज चल रहा था तो उसकी लंगर समुद्र तल पर घिसटती जा रही थी। सिर्फ कुछ मीटर नहीं बल्कि 10 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक। लंगर ने समुद्र तल को चाकू की तरह चीर दिया और पावर केबल को काट दिया। और ये सिर्फ यही नहीं था, उसने संचार केबलें भी काट दी। फिनलैंड ने जहाज जब्त किया और फिर आया कहानी का सबसे ज्यादा राज खोलने वाला हिस्सा। ये जहाज रूस के एक गुप्त बेड़े का हिस्सा था, विख्यात फ्रोटा सोम्ब्रा। कई पुराने तेल टैंकर जिनके मालिक स्पष्ट नहीं हैं, दो देशों के गंदे कामों में इस्तेमाल होते हैं। पहला, प्रतिबंधों को चकमा देना और छुपकर तेल बेचना। दूसरा, जिसे हम अब जानते हैं, समुद्र में नुकसान पहुंचना। मामला अदालत में जाने पर ट्रिब्यूनल ने चालक दल को रिहा किया। वे ये साबित नहीं कर सके कि यह जानबूझकर किया गया था। और यही वो जगह है जहां असली खतरा छुपा हुआ है। देखिए, नुकसान असली है। केबल और बिजली काट दी गई थी। नुकसान सच में हुआ था, लेकिन दोष किसका है, किसकी गलती है, ये कहना लगभग नामुमकिन है। क्या ये साजिश थी या एंकर सही से नहीं बंधी थी? आप कभी साबित नहीं कर सकते। और ये कोई अकेली घटना नहीं थी। बाल्टिक में ऐसे कम से कम 11 घटनाएं हुई। केबल काटे गए एक के बाद एक, हमेशा एक ही तरीके से, जिन्हें साबित करना हमेशा नामुमकिन था। यही युद्ध है। लेकिन ये एक ऐसा युद्ध है जिसे कभी युद्ध जैसा दिखना ही नहीं है। और इसे इस तरह से डिजाइन करने का एक बहुत खास कारण है। एक रेखा है जिसे रूस पार नहीं कर सकता, और उस रेखा का नाम है अनुच्छेद 5। आप शायद इस नियम को पहले से जानते हैं। नाटो देश पर हमला सभी पर हमला माना जाता है। अगर रूस टैंकों से एस्टोनिया पर हमला करता है तो वह सिर्फ एस्टोनिया से नहीं, सभी से लड़ रहा है। वह अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, पूरी दुनिया का एक साथ सामना कर रहा है। यह वो तरह की जंग है जिसे कोई भी शुरू नहीं करना चाहता, तो रूस हिसाब लगाता है। टैंकों से हमला अनुच्छेद 5 को सक्रिय कर देता है और पूरी दुनिया को उसके खिलाफ खड़ा कर देता है। लेकिन समुद्र के नीचे केबल काटना, या रास्ते में खो गया ड्रोन छोड़ना, या जानबूझकर प्रवासियों की भीड़ को सीमा पर धकेलना ताकि पड़ोसी देश पर बोझ डाला जा सके, इनमें से कुछ भी इतना स्पष्ट नहीं कि नियम लागू हो सके। यह ऐसा नुकसान है जिसकी जिम्मेदारी तय नहीं की जा सकती। यह उस सीमा के नीचे लड़ी जाने वाली जंग है। अगर आपको लगता है कि केबल काटना और ड्रोन भेजना सबसे नीच हरकत है, तो रुको, इससे भी बुरा होने वाला है। असली चाल समुद्र की गहराई से नहीं आई थी। ये वार एक आधिकारिक कागज पर कलम से किए गए हस्ताक्षर के जरिए आया। इस साल मई में पुतिन ने नया कानून साइन किया, और इस कानून पर आपकी पूरी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये पूरे खेल की सबसे खतरनाक चाल है। यह कानून रूस को विदेशों में रूसी नागरिकों की रक्षा के लिए सैन्य बल का उपयोग करने की अनुमति देता है। रूसी नागरिक जिन्हें विदेशों में कैद, मुकदमा या प्रताड़ित किया जा रहा है। ये थोड़ी नौकरशाही लग सकती है, लेकिन असल मायने पर ध्यान दें। लातविया में लगभग 40,000 रूसी नागरिक हैं और एस्टोनिया में 80,000 से अधिक। नए कानून के अनुसार अगर इनमें से किसी को गिरफ्तार या मुकदमा किया जाता है तो रूस अपने आप को उस व्यक्ति की रक्षा के लिए सैनिक भेजने का अधिकार देता है, चाहे वो सही ही क्यों न हो। आपने अभी अभी आक्रमण का एक बहाना देखा जो आपके सामने तैयार किया जा रहा है, और यह कोई सिद्धांत नहीं है। यह बिल्कुल वही तर्क है जिसका इस्तेमाल रूस ने 2008 में जॉर्जिया पर हमला करने के लिए किया था। यही तर्क उसने 2014 में यूक्रेन से क्रीमिया छीनने के लिए भी इस्तेमाल किया था। हम तो बस अपने लोगों की रक्षा कर रहे हैं। ये बहाना 2 बार चल चुका है, और अब पुतिन ने इसे कानून बना दिया है। उन्होंने इसे तैयार करके रख दिया है। बस उस दिन का इंतजार है जब इसका इस्तेमाल करना सुविधाजनक होगा। तो चलिए टुकड़े जोड़ते हैं। यही पूरा प्लान सामने आता है। हर चीज अलग है। गिरने वाला ड्रोन एक घटना है, कटा हुआ केबल एक हादसा है। एक नया कानून
सिर्फ एक कागज है। हर चीज अपने आप में मामूली लगती है। इसे नजरअंदाज करना आसान है, लेकिन तीनों एक साथ एक ही सीमा पर एक ही साल में, यह बदकिस्मती नहीं है, ये एक योजना है। और योजना का राज यही है, हर हिस्सा सीमा को बस थोड़ा सा आगे बढ़ाता है। इनमें से कोई भी अकेले इतनी बड़ी नहीं है कि युद्ध शुरू कर सके। अब मुझे बताओ, अगर आप लातविया, एस्टोनिया या लिथुआनिया होते, छोटे देश जिनकी सीमा रूस से लगी है, तो क्या आप हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाते और देखते कि इनमें से कौन सी चीज आखिरी बूंद साबित होगी? बिल्कुल नहीं। और अब वही कंक्रीट की दीवार जो वीडियो की शुरुआत में थी, आखिरकार समझ में आती है। वो कंक्रीट की पिरामिडें जो मैंने तुम्हें शुरुआत में दिखाई थी, यूं ही नहीं हैं। वो ही जवाब है। ये 3 कतारें हैं कंक्रीट की, इतनी पास कि कोई टैंक या बख्तरबंद वाहन उनके बीच से नहीं निकल सकता। पीछे टैंक रोकने को खाइयां हैं, माइनफील्ड्स। 700 किलोमीटर तक ये सब बाल्टिक देशों से लेकर पोलैंड तक फैला हुआ है। ये यूरोप की सबसे बड़ी किलेबंदी की लाइन है, जो शीत युद्ध के बाद से बनाई जा रही है, और अनुमान है कि सब कुछ 2028 तक पूरा हो जाएगा। लेकिन यहाँ एक अहम बात है। कई लोग मानते हैं कि यह भी वैसी ही एक स्थिर दीवार है जैसी द्वितीय विश्व युद्ध में थी, और जिसे जर्मनों ने बस पार कर लिया था। बाल्टिक लाइन इससे अलग है। यह एक सोची समझी जाल है। कंक्रीट का मकसद अकेले दुश्मन को रोकना नहीं है। इसका मकसद टैंकों को एक ही काम के लिए मजबूर करना है, सीधी कतार से बाहर आना, मोड़ लेना, धीमा पड़ना या किसी तंग रास्ते से होकर गुजरना। और वह रास्ता सीधे हथियारों के निशाने पर ले जाता है। दीवार के पीछे लंबी दूरी तक मार करने वाले रॉकेट लॉन्चर इंतजार कर रहे हैं, जो 300 किलोमीटर दूर तक निशाना साध सकते हैं। यानी कंक्रीट टैंक को नहीं रोक सकता। कंक्रीट टैंक को उजागर करता है, लेकिन कंक्रीट की दीवार जवाब का सिर्फ आधा हिस्सा है, क्योंकि कंक्रीट खुद गोली नहीं चला सकता। यहीं पश्चिमी देशों की असली चाल सामने आती है। आगे बढ़ने से पहले, अगर आपको इस तरह का विश्लेषण पसंद है, जो सिर्फ सुर्खियों पर नहीं रुकता और असल में क्या हो रहा है उसके पीछे जाता है, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यही हम यहाँ हर दिन करते हैं। देखिए, जैसे ही सीमा पर कंक्रीट की दीवारें ऊपर जा रही है, वैसे ही नेटो लोग भेज रहा है। बहुत सारे लोग। एक पूरा कोर था जो जर्मनी के म्यून्स्टर शहर में तैनात था। ये कोर इस साल के अंत तक एस्टोनिया और लातविया की सैन्य कमान संभालने के लिए भेजा जा रहा है। और कोर कोई छोटी बात नहीं है। यह कमांड संरचना आपातकाल में 50,000 सैनिकों का नेतृत्व कर सकती है। अब तक बाल्टिक देशों की पूरी रक्षा एक ही कमांड द्वारा समन्वित की जाती थी, जो पोलैंड में था। इस दूसरी कमांड के साथ नाटो अपनी प्रतिक्रिया क्षमता को क्षेत्र में दोगुना करता है। अधिकारी ने इस विचार का वर्णन करने के लिए जो शब्द इस्तेमाल किया, वह था द्रव्यमान के साथ गति, और यह एक कठोर भौगोलिक कारण से मायने रखता है। बाल्टिक देश छोटे हैं, उनके पास पीछे हटने के लिए जगह नहीं है। अगर रूस हमला करे तो सोचने का समय नहीं मिलेगा। रक्षा पहले से तैयार होनी चाहिए। तो कंक्रीट दुश्मन को धीमा करता है, कीमती मिनट दिलाता है, और आर्मी कोर उन मिनटों का इस्तेमाल जवाब देने के लिए करता है। और समुद्र में पश्चिम ने एक स्थायी नौसैनिक मिशन शुरू किया, ठीक उसी बेड़े की निगरानी के लिए जो छाया में रहकर केबल काट रहा था। जैसा कि आप देख सकते हैं, पश्चिम ने चाल को समझ लिया। उसने समझ लिया कि खतरा अपना रूप बदल चुका है और अब दोनों मोर्चों पर सक्रिय हो गया है, जमीन पर और समुद्र में। तो फिर हो गया, सब कुछ हल हो गया, है ना? अच्छा होता अगर ऐसा होता, लेकिन जवाब इतना आसान नहीं है। यहीं पर इस कहानी का असली तनाव छुपा है, क्योंकि वह दीवार सिर्फ 2028 में ही तैयार होगी, और अगर वो कल भी बने, एक चीज है जिसे कंक्रीट भी नहीं रोक सकता। लेकिन एक छोटी सी बात है जो सब कुछ बदल देती है। समुद्र में कटा केबल। अदालत ने जहाज के दल को रिहा किया।
सीमा के ऊपर उड़ने वाले ड्रोन हमेशा नेविगेशन की गलती बताई जाती है। आक्रमण कानून नागरिक सुरक्षा पर केंद्रित है। क्या आप जानते हैं इन सब में क्या समान है? इनमें से कोई भी इतनी स्पष्ट नहीं है कि कोई उंगली उठाकर कह सके ये हमला है। चलो जवाब देते हैं, और यही रूस का असली निशाना है। यह बाल्टिक क्षेत्र नहीं है। ये एक ऐसी चीज है जिसकी कंक्रीट की दीवारों से रक्षा करना कहीं ज्यादा मुश्किल है। ये पश्चिम की प्रतिक्रिया देने की चाह है। सोचिए, नाटो अनुच्छेद 5 कैसे काम करता है। ये तभी मान्य है जब सब उस पर विश्वास करें। जिस दिन रूस केबल काट देगा और यूरोप हिचकिचाएगा, एक ड्रोन छोड़ना और यूरोप ये बहस करना कि क्या वह गिना जाएगा या नहीं, कानून का इस्तेमाल करके सैनिक भेजना, और आधा गठबंधन कहे शांत रहो, हम इसके लिए युद्ध शुरू नहीं करेंगे। उस दिन अनुच्छेद 5 बेकार कागज बन जाता है, बिना किसी टैंक के एक भी गोली चलाए। देखो, ये कोई संभावना नहीं, ये अभी हुआ है। मई के अंत में एक और रात जब रूस ने यूक्रेन पर 200 से ज्यादा ड्रोन दागे, उनमें से एक सीमा पार करके रोमानिया में गिर गया, जो नाटो का एक देश है। ये जेरंट 2 था, एक रूसी ड्रोन जो विस्फोटकों से भरा हुआ था। उसने पूर्वी गलासी शहर में एक अपार्टमेंट बिल्डिंग से टकराया और छत पर विस्फोट हुआ। 2 लोग घायल हुए और पहली बार आम लोगों के रहने वाली इमारत को नाटो की जमीन पर निशाना बनाया गया। और जानते हैं उसके बाद क्या हुआ? जवाब आपको दिखाएगा कि ये युद्ध असल में कैसे चलता है। रोमानिया के पास ड्रोन गिराने के लिए लड़ाकू विमान तैनात थे, और फिर भी वो निकल गया। रोमानियाई अधिकारियों ने कहा कि ड्रोन यूक्रेन में टकराने के बाद भटक गया हो सकता है। क्या यह जानबूझकर हमला था या युद्ध का हादसा? क्या आप यहाँ पैटर्न देख सकते हैं? हम वही सवाल पूछ रहे हैं। यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि क्या हुआ या हमला किसने किया। रूसी ड्रोन ने नाटो की जमीन पर लोगों को घायल किया, यह तथ्य है। क्या आप जानते हैं गठबंधन ने क्या प्रतिक्रिया दी? नहीं, उन्होंने अनुच्छेद 5 सक्रिय नहीं किया। उन्होंने सैन्य रूप से प्रतिक्रिया नहीं दी। उन्होंने अनुच्छेद 4 का उपयोग किया, जिसका व्यावहारिक अर्थ है आइए हम मिलते हैं और इस पर बात करते हैं। फिर उन्होंने रूसी राजदूत को बुलाया। उन्होंने लापरवाही की कड़ी निंदा करते हुए सख्त बयान दिया। बस इतना ही। ये रूस के लिए क्या संकेत है? ध्यान दें कि आप नाटो के किसी देश की इमारत पर हमला कर सकते हैं, लोगों को घायल कर सकते हैं, और जवाब सिर्फ एक बैठक तक सीमित रहेगा। लाल रेखा को छू लिया गया है और कुछ गंभीर नहीं हुआ। हर बार ऐसा होने पर अगली बार यह आसान हो जाता है। जो असंभव था अब आम खबर बन गया है। ये नया सामान्य बन जाता है। और ऐसे ही एक एक कदम करके रूस ने 2014 में क्रीमिया पर कब्जा कर लिया, बिना कभी बड़ी जंग छेड़े। यही असली जंग है। ये सरहद के लिए नहीं है, ये शक के लिए है। असल में रूस को पश्चिमी देशों को युद्ध में हराने की जरूरत नहीं है। उसे बस चाहिए कि हर घटना से पश्चिमी देश और हिचकिचाएं, थोड़ा और बढ़ जाएं, थोड़ा और संदेह करें कि क्या दूर और छोटा देश बचाना वाकई जरूरी है। यहाँ तक कि एक दिन बाल्टिक की रक्षा करने का वादा अंदर से इतना खोखला हो जाए कि कोई भी उस पर विश्वास न करे, न रूस न बाल्टिक के लोग। और यही वजह है कि वह दीवार अब खड़ी हो रही है, पत्थर दर पत्थर, कंक्रीट पर कंक्रीट। बाल्टिक देशों को पता है कि सिर्फ कंक्रीट से ये जंग नहीं जीती जा सकती, लेकिन यह एक ऐसा संदेश देता है जिसे कोई भी ड्रोन मिटा नहीं सकता। हम इसे गंभीरता से लेते हैं, यहाँ शक को घुसने नहीं देंगे। असल खतरा कभी भी वह टैंक नहीं था जिसकी सीमा पर महीनों पहले से घोषणा की जाती है। असली खतरा वह हमला है जो हादसे के रूप में छुपा होता है। बाल्टिक देश कल की जंग से अपनी रक्षा नहीं कर रहे हैं, वह जंग जो टैंक और सीमा की थी। वे खुद को भविष्य की उस जंग से बचा रहे हैं जिसका मकसद जमीन पर कब्जा करना नहीं है। असल में वह पश्चिम की प्रतिक्रिया की इच्छा तोड़ना चाहती है और जिसे
अब तक कोई साबित नहीं कर सका कि वह है। ये कहानी खत्म होने से बहुत दूर है। हर एक कटा हुआ केबल, हर एक ड्रोन, हर सैन्य आवाजाही एक नया अध्याय है। हम यहाँ तुम्हें हर कहानी सुनाने के लिए होंगे, है ना? तो अगर आप देखना चाहते हैं कि ये कहानी आगे कैसे बढ़ेगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। इस सीमा पर अगला बड़ा मोड़ बस वक्त की बात है। जाने से पहले आपकी राय जानना चाहता हूँ, आपकी नज़र में क्या रूस आने वाले वर्षों में वाकई अनुच्छेद 5 को आजमाएगा? क्या वो ऐसा कदम उठाएगा जिससे पूरी नाटो टकराव में खिंच जाएगी? क्या ये गंदी जंग सिर्फ ड्रोन और कटे केबल्स तक ही रहेगी और कभी बड़ी नहीं बनेगी? अपनी राय नीचे लिखें। मैं आपकी टिप्पणियां पढ़ता हूं और ये उन मामलों में से एक है जहां अभी किसी के पास सही जवाब नहीं है। हम अगली बार मिलेंगे।